साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सत्यनिष्ठ संहिता के संबंध में। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के पार्ट 7 डी पर। साथियों, आज हम बात करेंगे। साथियों, ए, बी और सी मैं आपको बता चुका हूं, तो आज अपन पार्ट 7 डी पे चलेंगे। आज 7 डी पे साथियों ये टेबल देख रहे हैं, इस पे अपन बात करेंगे सत्यनिष्ठ संहिता। साथियों, ये मैंने ए बताया था, ये बी बताया था और ये सी मैं आपको करवा चुका हूं। अब डी पे साथियों अपन चर्चा करेंगे सत्यनिष्ठ संहिता। ये साथियों धारा 11 में इसका उल्लेख किया गया और नियम 80 में भी इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो सत्यनिष्ठ संहिता की पालना करना, दूसरा उसको भंग करना। जब पालना की बात की जाए तो आपको धारा 11 नियम 80 का उपयोग करना है, और जब भंग की बात की जाए तब नियम 82 का उपयोग करना है। ठीक है साथियों, अब इस पे अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट है सत्यनिष्ठ संहिता। साथियों, ये एक अपने जिस प्रकार जब कभी कोई युद्ध में जाता है तो जब तलवार से हमला किया जाता है तो एक ढाल रहती है उसकी रक्षा करने के लिए। यह ढाल के रूप में रक्षा का कवच है। साथियों, क्या है? एक सुरक्षा का कवच मान सकते हैं। साथियों, इसमें यह होता है कि बहुत सी जगह क्या होता है, कई बार और ये उनके लिए, दोनों के लिए सुरक्षा कवच होता है। ये कुछ बिडर के लिए भी सुरक्षा कवच होता है और जो उपापन संस्था है और अधिकारी कर्मचारी के भी लिए भी, जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उपापन संस्था, उसके लिए तो ये बहुत ही ये सुरक्षा कवच बहुत ही फायदेमंद रहता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बहुत से बिडर धमकी देते हैं, बहुत से परेशान करते हैं, तो इस सुरक्षा कवच का फायदा उठा करके बिडर को धमकी दी जा सकती है, बिडर के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। उसको 3 साल तक विवर्जित किया जा सकता था, डिबार किया जा सकता है, उसको किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, इस प्रकार का आदेश जारी किया जा सकता है। तो साथियों, इस सुरक्षा कवच को आपको ध्यान से देखना है। तो मैं वो पॉइंट बताऊंगा कि इस सुरक्षा कवच का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। साथियों, इसको साथियों अपन ने दो भागों बांटा है, पालना और भंग। पालना धारा 11 नियम 80 और भंग नियम 82 में है। ठीक है, अब बात ये करते हैं साथियों, ये सत्यनिष्ठ संहिता किस पे लागू होती है? किस पे लागू होती है? साथियों, दो पे लागू होती है, उपापन संस्था पे भी होगी और भाग लेने वाला अर्थात बिडर पे भी लागू होगी। यहाँ उपापन संस्था का अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही शामिल होते हैं साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। अब सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे बिडर अर्थात भाग लेने वाले व्यक्ति पर सत्यनिष्ठ संहिता को किस प्रकार से पालना करना चाहिए। तो उसके पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट ये है कि जो बिडर होता है वो अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम, दान या तात्विक लाभ के माध्यम से कोई प्रस्ताव, यातना, स्वीकृति या उपापन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ कहने का मतलब यह है साथियों, कोई भी जो बिडर होता है वो अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इनाम के माध्यम से, रिश्वत के माध्यम से, दान के माध्यम से कोई भी प्रस्ताव, यातना और स्वीकृति को क्या नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, या ये काम नहीं करेगा इनके माध्यम से। तो ये साथियों ये कहलाएगा अनुचित लाभ का पॉइंट। अब अपना पॉइंट ये है, दूसरा है साथियों दुरुपदेशन। साथियों इसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। जब कोई भी बिडर गुमराह है या गुमराह करने का प्रयत्न किस उद्देश्य के लिए करे, वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए करता हो या अन्य फायदे प्राप्त करने के लिए करता हो या बाध्यता से बचने के लिए ये नहीं कर सकेगा। कहने का मतलब कोई भी जो बिडर होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, गुमराह करने या प्रयत्न करने के लिए वित्तीय लाभ या अन्य फायदा या बाध्यता से बचने के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, यही सत्यनिष्ठ संहिता है साथियों। तीसरा पॉइंट है उपापन प्रक्रिया। ठीक, उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, उसके औचित्य और प्रगति के ह्रास के लिए कोई भी दुर्विसंधि, बोली में छल और
प्रतियोगिता विरोधी व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, ये बिडर के लिए सब साथियों कुछ पाबंद किए गए हैं। इससे अगला पॉइंट है अनुचित अर्थात व्यक्तिगत लाभ के लिए उपापन संस्था या बोली लगाने वाला किसी सूचना को साझा नहीं करेगा। ठीक है साथियों, कहने का मतलब यही है कि कोई भी बिडर अनुचित लाभ या व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए उपापन संस्था बोली लगाने की भी सूचना को साझा नहीं करेगा। अगला पॉइंट है साथियों, कोई भी अधिकारी और कर्मचारी, ये कौन से उपापन संस्था के, कोई भी वित्तीय या कारोबार का संव्यवहार नहीं करेगा किसके साथ, बिडर के साथ। ठीक है, बिडर के साथ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वित्तीय या कारोबार का लाभ पाने के लिए कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा। अगला पॉइंट है साथियों, उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करना, किसी भी पक्षकार को या उसकी संपत्ति को हाश या अपहानि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या धमकी या प्रताड़ित नहीं करेगा। यहाँ कहने का मतलब है साथियों कि उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार को या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हाश या अपमानी नहीं करेगा, अर्थात कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई धमकी भी नहीं देगा। जब किसी प्रकार के बिडर द्वारा किसी को धमकी दी जाती है तो इस सत्यनिष्ठ संहिता का प्रयोग करके वो क्या कर सकता है, उसको पाबंद कर सकता है और उसे 3 साल तक विवर्जित कर सकता है साथियों। अगला है उपापन प्रक्रिया में अन्वेषण या लेखा परीक्षा बाधा नहीं डालेगा। ठीक है, जब भी कोई मतलब कि कोई जांच होती है, लेखा परीक्षा होती है तो उसके अंदर कोई भी इसमें क्या कर कोई बाधा नहीं डालेगा, अर्थात बिडर परेशान नहीं करेगा। प्रकट करना अगला पॉइंट है, हित का विरोध, और मतलब कि यदि कोई हित का विरोध हो तो उसे प्रकट करने का अधिकार होगा और बिडर को 3 वर्ष के दौरान विवर्जन, यहाँ मतलब होता है उसको डिबार नहीं किया गया हो, एक्सक्लूड नहीं किया गया हो, इसका उल्लेख करना होगा, अर्थात उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा टेंडर के अंदर या उसको रिटर्न में लिखना पड़ेगा पिछले 3 साल में मुझको किसी प्रकार से किसी भी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित नहीं किया गया है, मुझे निकाला नहीं गया है, मुझे डिबार नहीं किया गया है। ठीक है, ये उसको बिडर को लिखना पड़ेगा। अब साथियों अपन बात करेंगे उपापन संस्था की बात करेंगे साथियों। अब हम चलते हैं उपापन संस्था। उपापन संस्था के समस्त अधिकारी और कर्मचारी साथियों नियम 82 में दिए गया है। ठीक है, नियम 82 कहता है कि कार्यालय के भीतर और बाहर, साथियों यहाँ बताया गया है कि उपापन संस्था के अधिकारी कर्मचारी कार्यालय के भीतर और बाहर सत्यनिष्ठ संहिता का पालन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब तक वो ऑफिस में तब तक, ऑफिस के बाहर भी यदि वह है तो भी सत्यनिष्ठ संहिता का पालन करेंगे। ठीक है, वह अधिनियम नियमों और मार्गदर्शक के जो भी हैं उनके नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह साथियों, किसी भी सूचना को जनता के पास उपलब्ध होने से पूर्व किसी बोली लगाने वाले को नहीं बताएंगे, अर्थात वह किसी बिडर से मिलेंगे नहीं, कोई भी जैसे कि कोई बिड जारी करने है उससे पहले ही उसको उसके स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं बताएंगे और इनको इस चीज के लिए क्या किया है, पाबंद किया गया है। अगला पॉइंट है अनावश्यक रूप से कोई शर्त नहीं जोड़ेंगे जिससे प्रतियोगिता में कमी हो जाए। यहाँ कहने का मतलब है साथियों कि अनावश्यक रूप से कोई ऐसी शर्त नहीं जोड़ेंगे जिससे कि केवल एक ही बिडर पार्टिसिपेट कर पाए या कुछ 1 या 2 ही बिडर पार्टिसिपेट कर पाए जिससे प्रतियोगिता में कमी आ जाए, अर्थात प्रतियोगिता में कमी नहीं आनी चाहिए, अर्थात ज्यादा से ज्यादा बिडर को भाग लेना चाहिए। इस प्रकार की बिड डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए। अगला पॉइंट है साथियों, कोई भी रिश्वत, इनाम या उपहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं करेगा। यहाँ को जो उपापन संस्था के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं उनको कोई भी रिश्वत वगैरह वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। अगला है वित्त हित भी नहीं रखेंगे, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल हित नहीं रखेंगे, प्रॉफिट नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते। ये क्या होता है, सत्यनिष्ठ संहिता है। अगला पॉइंट है साथियों, प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा
प्राधिकृत अर्थात जिसको अधिकार दिया गया के अलावा कोई भी ऐसी सूचना जो कि चयन के तरीके व उसकी संपत्ति से संबंधित तो नहीं बताएगा। अतः किसी बिड के अंदर जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनकी संपत्ति का, उसका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसके मेथड के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएंगे, केवल उन्हीं को ही बता सकते हैं। अगला है निष्पक्षता, सत्यनिष्ठता और पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम करेंगे। यह साथियों इंपॉर्टेंट होता है, ये कंपटीशन के हिसाब से है कि किस सिद्धांत पे काम करेंगे, निष्पक्षता पे, सत्यनिष्ठता और पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम करेंगे। अगला पॉइंट है उपापन संस्था उसके कर्मचारी समस्त बोली लगाने वाले को सूचना एक ही समय पर समान सूचना उपलब्ध कराएंगे। कहने का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आपको एक समान देना। एक समान कब दे सकते हो, जब आप एसपीपी पोर्टल पर डाल दोगे तो एक समान, या ई प्रोक पे डाल दोगे तो एक समान हो जाएगी सूचना, या फिर अन्य कोई चिट्ठी लिख रहे हो तो वो सबको सूचित होना चाहिए, अर्थात किसी एक को सूचना नहीं दी जाए। ठीक है, अर्थात इसमें पारदर्शिता रखी जाए, इसलिए ये पॉइंट जोड़ा गया साथियों इसमें। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान नई कसौटी काम में नहीं लेंगे। यहाँ इसका मतलब है जब आप बिड का इवोल्यूशन कर रहे हैं उसके बाद में कोई भी उसको इवोल्यूशन का नया कोई तरीका आप नहीं जोड़ेंगे, नई कसौटी का उपयोग नहीं करेंगे। जिस मेथड को आपने बिड में शामिल किया है उसी मेथड से आपको बिड को फाइनल करना होगा। नया कोई भी नियम आप बीच में नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अगला है साथियों मनोरंजन, उपहार, सेवाएं प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, इससे अगला पॉइंट है साथियों उपापन संस्था सूचना देते समय उपापन के हितों का क्या करेगी, संरक्षण करेंगे। बोलियों की गोपनीयता बनाए रखेंगे। कहने का मतलब जब तक जितनी भी बिड आई है उनके बारे में किसी भी बिडर को भी ये नहीं बताना है कि कितनी बिड आई है, कौन आया है, उसके क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बताना है, उसको गोपनीयता को बनाए रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, गोपनीयता को बनाए रखना। कोई कुछ सूचना मांगता है तो इसका सत्यनिष्ठ संहिता का हवाला देकर उसको सूचना से रोका भी जा सकता है, क्योंकि बोली की गोपनीयता बनाए रखना एक सत्यनिष्ठ संहिता में उल्लेख किया गया है। हित का विरोध होने पर उसे प्रकट करेंगे। ठीक है साथियों, ये सब तो था साथियों किसके लिए, उपापन संस्था के लिए। अब बात करेंगे साथियों अपन सत्यनिष्ठ संहिता के भंग पर चर्चा करेंगे। साथियों सत्यनिष्ठ संहिता का भंग नियम 82 में दिया गया है। इसमें कहा गया है सत्यनिष्ठ संहिता का भंग करने पर उपापन संस्था दो काम करेगी, धारा 11(3) के तहत और धारा 46 के तहत। धारा 11(3) के अंदर इसको दो भागों में बांटा गया है। जब धारा 11(3) की बात की गई तो ये उपापन संस्था की बात करेगा। धारा 46 राज्य सरकार के लिए उल्लेख किया गया है। इसमें एक पॉइंट उपापन संस्था का भी दिया गया है। तो मेन तो धारा 46 जो होती है, वैसे तो राज्य सरकार के लिए राज्य सरकार ने कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसके आधार पर क्या कर सकते हैं, वह सत्यनिष्ठ संहिता को भंग कर सकते हैं। अतः सत्यनिष्ठ संहिता को भंग किस आधार पर करने पर और उसको क्या दंड दिया जाएगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, तो 11(3) ये कहती है साथियों कि उपापन संस्था अपवर्जन कर सकती है। किसका अपवर्जन कर सकती है, एक्सक्लूसिव कर सकती है। जो भी बिडर आता है उसको पार्टिसिपेट करने से रोक सकती है यदि उसने सत्यनिष्ठ संहिता का भंग किया है तो 11(3) के तहत। दूसरा, उसके पास जो भी बोली प्रतिभूति राशि है उसको फॉरफिट कर सकती है। बोली प्रतिभूति राशि जो जमा की जाती है उसको क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है। तीसरा, अन्य कोई भी प्रतिभूति या बंद पत्र जो प्राप्त किया गया हो उसको भी फॉरफिट कर सकती है। चौथा साथियों ब्याज सहित वसूली। यहाँ मतलब होता है जो बिड के अंदर जो जितना भी कुछ समय लगा है या उसका मान लो जैसे कि मीडिया में इसमें अपना पैसा लगता है, तो जो भी कुछ लगा है उसका ब्याज सहित संबंधित बिडर से वसूल कर सकती है। यह कब करेगी, जब उसने सत्यनिष्ठ संहिता का उल्लंघन किया हो। ठीक है, अगला है साथियों संविदा का रद्दकरण एवं उपगत हानि के लिए प्रतिकर भी वसूली कर सकती है। 3 वर्ष तक भाग लेने से विवर्जित करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि सत्यनिष्ठ संहिता का पालन नहीं करता है तो उसको 3 साल तक विवर्जित तथा डिबार किया जा सकता है, किसी भी निविदा में पार्टिसिपेट करने से रोका जा
सकता है। अब बात करते हैं धारा 46। धारा 46 में साथियों मेन तो यहाँ तो उपापन संस्था को अधिकार दिए गए थे, ये अब इसमें ज्यादा दिया गया राज्य सरकार को। और राज्य सरकार को क्या दिया गया उस पर अपन चर्चा करते हैं। धारा 46 क्या कहती है साथियों? धारा 46 को अपन दो टुकड़ों में बात करेंगे, एक राज्य सरकार, एक उपापन संस्था। राज्य सरकार साथियों धारा 46(1) ये कहती है कि विवर्जित तथा डिबार करेगी। कब करेगी राज्य सरकार? राज्य सरकार दो मामलों में कर सकती है, क और ख के रूप में इसको डिवाइड किया गया। क के अंदर साथियों कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अनुसार इसको डिबार किया जा सकता है। अर्थात जब इस प्रकार का कोई केस लगाओ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में, तो उस बिडर को डिबार किया जा सकता है। दूसरा, भारतीय दंड संहिता 1860 या अन्य विधि के तहत जब उसे दोषित किया गया हो, वो दोषित अर्थात दोषी करार किया गया हो। किस मामलों में? जब संविदा के निष्पादन में जीवन या संपत्ति की हानि हो। ठीक। दूसरा, लोक स्वास्थ्य की आशंका कायित करने पर। इन दो काम के लिए साथियों यदि उसको दोषित किया गया है तो उसे क्या किया जा सकता है? विवर्जित किया जा सकता है। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और ऐसा करने पे क्या होगा? उसको 3 वर्ष तक किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा, जो कि धारा 46(2) में दिया गया है। तो कहने का मतलब इतना ही है साथियों कि राज्य सरकार किसी भी बिडर को उनको डिबार कर सकती है जब 2 मामले हो, एक तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, दूसरा भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत उसे दोषित करार दिया गया हो। ठीक है। लेकिन साथियों राज्य सरकार ने एक प्रावधान और भी किया है इसी धारा के अंदर 46(5) में। इसने कहा कि बिडर को युक्त अवसर दिए बिना उसको डिबार नहीं किया जाएगा, उसको विवर्जित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब उसके लिए ऐसे बिडर को एक अवसर दिया जाएगा, उससे उसका कारण अभिलिखित किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, तो उनको तथ्यों पर जांच करने के बाद में ही उसको डिबार किया जाएगा। उसको सीधे ही राज्य सरकार भी डिबार नहीं कर सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं उपापन संस्था की। उपापन संस्था में साथियों इसको 46(3) और 46(4) दो में अपन चर्चा करेंगे। 46(3) ये कहती है कि धारा 11 में सत्यनिष्ठ संहिता का, यदि धारा 11 के तहत उसने सत्यनिष्ठ संहिता का भंग किया है तो 3 साल तक उसको विवर्जित किया जा सकता है। क्या? कितने साल तक? 3 साल तक। दूसरी बात करते हैं उपापन संस्था धारा 46(4) के अनुसार ये कहती है कि किसी भी उपापन के अंदर बोली प्रतिभूति, कार्य संपादन प्रतिभूति और अन्य प्रतिभूति जो प्राप्त की गई है उसको जब्त कर सकती है और 3 साल तक उसको विवर्जित कर सकती है। कहने का मतलब पूरी कहानी एक ही चीज कहती है कि सत्यनिष्ठ संहिता का यदि पालन नहीं किया गया है बिडर द्वारा तो उसको 3 साल तक अन्य किसी भी प्रकार के टेंडर करने से रोका जा सकता है, उसको बाहर किया जा सकता है, डिबार किया जा सकता है। तो ये साथियों ये थी सत्यनिष्ठ संहिता। तो साथियों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।